Hello students, let's start new video lecture. Then the topic is checkpoints. Student, in our last video lecture we have discussed about the cell cycle. Cell cycle has two phases. One is interphase and second is M phase. All the preparations before dividing into two daughter cells, that happens in interphase. So interphase contribute about 95%, whereas that mitotic phase or M phase is of just 5%. So large duration is of interphase. Now student, in cell cycle there are some factors which have an eye on all the events that are going in during that cell cycle. Means some agents, some factors are there which are keeping check that is everything is going right during the events of cell cycle or not, and that basically that regulatory factors which have an eye on all the events of cell cycle, that are called checkpoints. So checkpoints एक ऐसा प्रोसेस that is under genetic control. So checkpoint की definition देखते हैं. These are genetically controlled mechanisms which are responsible for progression of cell cycle during cell division. Genetically controlled mechanisms हैं जो responsible हैं progression of cell cycle during cell division. अगर इन checkpoints को लगेगा कि something is going wrong, then they will not allow that particular phase to proceed further during cell cycle. Means हर चीज पे चेक रखते हैं ये. अगर इनको लगता है कुछ कि सही नहीं जा रहा सेल साइकिल के दौरान, देन दे विल स्टॉप दैट प्रोसेस एट दैट पर्टिकुलर स्टेज. ठीक करने की कोशिश करेंगे उन खराब चीजों को. अगर वो ठीक हो जाती हैं उस समय, देन दे विल मूव फर्दर. अगर नहीं होती हैं, देन द सेल विल गो इन रेस्टिंग फेज, एंड देन फ्रॉम रेस्टिंग फेज इट कैन अगेन कम इनटू द G1 स्टेज. रेस्टिंग फेज मतलब G0 स्टेज में चला जाएगा. G0 स्टेज में रहेगा जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, और फिर अगेन दोबारा G1 फेज में आएगा और फिर आगे प्रोसीड करेगा. सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, देयर आर 3 चेक पॉइंट्स. फर्स्ट इज स्टूडेंट G1 चेक पॉइंट. G1 चेक पॉइंट देखने को मिलता है G1 फेज ऑफ इंटरफेस. सेकेंड चेक पॉइंट इज स्टूडेंट G2 चेक पॉइंट. G2 चेक पॉइंट देखने को मिलेगा G1 स्टेज में ऑफ इंटरफेस. एंड स्टूडेंट थर्ड इज मेटाफेज चेक पॉइंट. मेटाफेज चेक पॉइंट देखने को मिलता है माइटोटिक फेज में. जो एक मेटाफेज स्टेज होते हैं उसके दौरान एक चेक पॉइंट है, दैट इज मेटाफेज चेक पॉइंट. सो 3 चेक पॉइंट्स है स्टूडेंट, 3 नाके हैं जो नजर रखते हैं सेल साइकिल की इवेंट्स पे. पहला चेक पॉइंट है G1 स्टेज में जिसको G1 चेक पॉइंट कहेंगे. दूसरा चेक पॉइंट है स्टूडेंट G2 स्टेज में जिसको G2 चेक पॉइंट कहेंगे. और तीसरा है दैट इज इन M फेज, मेटाफेज स्टेज में, जिसे हम मेटाफेज चेक पॉइंट कहते हैं. अब स्टूडेंट अगर G1 चेक पॉइंट की बात करें तो G1 स्टेज के बाद S स्टेज आनी है. सो G1 चेक पॉइंट ये इंश्योर करेगा कि S फेज में जाने से पहले क्या G1 में सब तैयारी हो गई है. सो व्हाट इट चेक? इट चेक न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी रिजर्व दैट इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल्स. कि सेल ने डिवाइड करना आगे तो क्या सारे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी रिजर्व प्रॉपर बने हैं. देन सेल साइज. सेल साइज पे भी नजर आती है स्टूडेंट G1 चेक पॉइंट की कि सेल साइज प्रॉपर ग्रो कर रहा है बिकॉज सेल हैज टू डिवाइड. एंड नेक्स्ट डीएनए डैमेज. स्टूडेंट डीएनए में कोई खराबी तो नहीं है, डीएनए डैमेज तो नहीं हो रहा, डीएनए में कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रही गलत वाली, कोई चेंज तो नहीं आ रही जो ठीक नहीं है. अगर उसे लगता है कि हाँ डीएनए में कोई गड़बड़ आ गई है तो इट विल अरेस्ट प्रोसेस. ये प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक देगा. और अगर सब चीजें ठीक लग रही हैं देन इट विल अलाउ दैट प्रोसेस दैट G1 स्टेज टू मूव इनटू द S फेज. सो G1 चेक पॉइंट कब देखने को मिलेगा? G1 फेज में देखने को मिलता है. और स्टूडेंट इसमें अब एक बात करेंगे हम डिस्कस, कुछ प्रोटीन्स का रोल रहता है G1 और G2 चेक पॉइंट में. उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं साइक्लिन प्रोटीन्स. साइक्लिन प्रोटीन हमारे पास 2 तरह के हैं जो हमें देखने को मिलेंगे. एक है G1 साइक्लिन प्रोटीन और एक M साइक्लिन प्रोटीन. M मीन माइटोटिक साइक्लिन.
एक G1 साइक्लिन और एक माइटोटिक साइक्लिन। स्टूडेंट साइक्लिन प्रोटीन इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये बनते रहते हैं टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं टूटते रहते हैं, तो दैट्स वाई एक साइकिल में काम करते हैं, दैट्स वाई दे आर साइक्लिन प्रोटीन। तो साइक्लिन प्रोटीन का स्टूडेंट G1 चेक पॉइंट में G1 साइक्लिन प्रोटीन का रोल है। G1 साइक्लिन प्रोटीन बनेगा इस G1 चेक पॉइंट के दौरान और क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा एक और एंजाइम को जिसका नाम है CDK एंजाइम। CDK एंजाइम मींस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। एक एंजाइम है जो साइक्लिन प्रोटीन पे डिपेंड है, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। तो जब साइक्लिन अपने आप बनेगा पहले G1 चेक पॉइंट में, तो वो क्या करेगा? वो एक्टिवेट करेगा किसको? CDK को। CDK दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, क्योंकि ये इसके कारण ही एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट कैसे होगा? दोनों जुड़ जाएगा CDK के साथ, और CDK के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास बनेगा CDK कॉम्प्लेक्स, CG1 CDK कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होता है? ये CDK एक्टिवेट हो जाता है, और CDK जैसे एक्टिवेट हो जाता है स्टूडेंट, ये क्या करता है? ये G1 स्टेज को छोड़ने के लिए गया था और S स्टेज में एंटर करने के लिए अलाउ करता है सेल को। जब मैंने क्या कहा, जैसे ही CDK एक्टिव हो जाएगा, कैसे? जब CDK कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एकदम से G1 स्टेज एग्जिट हो जाएगी और एंटर कौन सी स्टेज में कर जाएगा? दैट इज S स्टेज में सेल एंटर कर जाएंगे। सो स्टूडेंट एक बात और, जैसे ही S स्टेज में एंटर कर जाएंगे एकदम से ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने से, कॉम्प्लेक्स क्यों ब्रेक हो जाता है? क्योंकि जो साइक्लिन है, ये साइक्लिन डिग्रेड हो जाते हैं। मैंने क्या कहा? साइक्लिन बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। तो जैसे ही एंटर कर जाएगा स्पेस में तो साइक्लिन टूट जाएगा, और साइक्लिन टूटने से ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, एंड दोबारा से फिर दोबारा पुरानी अवस्था में प्रोसेस वापस आ जाएगा। मीन साइक्लिन और CDK दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट में भी स्टूडेंट सेल साइज पे चेक रहता है कि सेल प्रॉपर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड DNA रेप्लिकेशन। S फेज में DNA रेप्लिकेशन हुई तो क्या DNA रेप्लिकेशन प्रॉपर हुई, कंप्लीट होगी कि नहीं हुई, वो सारा G2 में चेक होगा। तो G2 चेक पॉइंट में सेल साइज चेक होगा और DNA रेप्लिकेशन क्या प्रॉपर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहां भी साइक्लिन प्रोटीन का रोल है, यहां पर साइक्लिन M प्रोटीन का रोल है, और साइक्लिन M प्रोटीन भी क्या करेगा? फिर से CDK बनेगा पहले, फिर CDK के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहां पर साइक्लिन M CDK कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड साइक्लिन M CDK कॉम्प्लेक्स को स्टूडेंट MPF भी कह सकते हैं। MPF मींस माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, क्योंकि G2 के बाद M फेज शुरू होना है। M फेज में क्या होना है? माइटोसिस होनी है, सेल डिवीजन होनी है। तो दैट्स वाई ये जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज CM CDK कॉम्प्लेक्स, इसको हम माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये CDK आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये CDK फिर सेल को फोर्स करेगा कि ये G2 स्टेज को छोड़े और किस में एंटर कर जाए? M फेज में एंटर कर जाए। जैसे M फेज में एंटर कर जाएगा, साइक्लिन M टूट भी जाएगा, और साइक्लिन M टूटने से कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, तो दोबारा से फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और दोबारा CDK क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो सेम जैसा रोल साइक्लिन G1 का G1 चेक पॉइंट में, द सेम रोल ऑफ साइक्लिन M इन G2 चेक पॉइंट। सो G2 और G1 चेक पॉइंट ये निश्चित करते हैं कि सेल जो आगे प्रोसीड कर रहा है अगली स्टेज में, क्या इट इज प्रॉपर्ली डेवलप्ड फॉर द फर्दर नेक्स्ट स्टेज और नॉट। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड चेक पॉइंट इज मेटाफेज चेक पॉइंट। मेटाफेज स्टेज की बात करेंगे हम जब M फेज पढ़ेंगे। तो मेटाफेज स्टेज वो स्टेज होती है जिसके बाद एनाफेज स्टेज शुरू होनी होती है। तो मेटाफेज चेक पॉइंट क्या शो करता है कि स्पिंडल चेक पॉइंट भी कहते हैं इसे। जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट, तो ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं ऐसे धागे जैसे, उन धागों पे हमारे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। तो इन धागों को हम क्या कहते हैं? स्पिंडल्स। तो स्पिंडल के साथ क्या क्रोमोसोम प्रॉपर अटैच हो रहे हैं, ये सारा चेक होता है इसमें, दैट इज मेटाफेज चेक पॉइंट में। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्पिंडल चेक पॉइंट। इज chromosomes are properly attached with the spindles or not. So this is happen in metaphase stage, और जैसे spindle checkpoint में सब कुछ ठीक होता है तो immediately जो cell होता है that's enter from metaphase stage into the anaphase stage. So these are three checkpoints student: G1 checkpoint, G2 checkpoint and metaphase checkpoint. The objective of these checkpoint is
to ensure that whether the progression of the cell cycle is going properly or not. So this is all about student about the checkpoints of cell cycle. नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोस्पेक्टिव टू विद रिस्पेक्ट टू नीट कंपटीशन एज वेल एज with respect to some numerical that can be asked on the basis of this C value. So C value का मतलब होता है स्टूडेंट टोटल DNA कंटेंट इन अ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल. एक हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल के अंदर कितना DNA कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड C value. So स्टूडेंट हम here we are taking we will understand this topic with the help of a diploid cell, but side by I will also mention that what will be the value if it is a haploid cell. Now students, we will start just from the G1 stage when parent cell has started to divide. हम बात करना शुरू करेंगे G1 स्टेज से, जब पेरेंट सेल अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है and it has start to divide. So with respect to diploid cell student, it is in terms of chromosome number, because it is diploid cell, so we will write 2n, and in terms of DNA content we will write 2c. In terms of number we will represent by 2n, and in terms of DNA content we will represent it with 2c. Now students, when we will enter from G1 stage to S stage, then what will happen? There is duplication of DNA, रेप्लिकेशन होगा डीएनए का. तो रेप्लिकेशन होने से डीएनए का स्टूडेंट क्या होगा, नंबर तो सेम रह जाएगा, डिप्लॉइड सेल का नंबर वही 2n रह जाएगा, बट व्हाट हैपेंस, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा. मतलब डुप्लीकेशन में डीएनए कंटेंट की डुपलिंग हुई है, तो अब ये 2c से कितना हो गया, 4c हो गया. स्टूडेंट अगर हैप्लॉइड सेल के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो हैप्लॉइड सेल में हम बात करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n और डीएनए कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1c. और S फेज के बाद क्या होगा, हैप्लॉइड सेल में नंबर क्रोमोसोम नंबर n रह जाएगा 1n, बट डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा 2c. एग्जैक्टली डबल हो जाता है, बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम में नंबर नहीं बढ़ता, क्या बढ़ता है, अमाउंट बढ़ता है क्रोमोसोम का. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट G2 स्टेज में भी स्टूडेंट सेम रहेगा. हैप्लॉइड सेल है तो 1n इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड 2c इन टर्म्स ऑफ वेट और अमाउंट, एंड a diploid cell है तो in terms of number 2n and in terms of chromosome number it is 4c. Then student in M phase, जब हम M phase में पहुंच जाएंगे, M phase में बहुत सारी स्टेजेस हैं. पहले कैरियोकाइनेसिस है, फिर साइटोकाइनेसिस है. तो कैरियोकाइनेसिस में स्टूडेंट्स जैसे ही एनाफेज खत्म होगा, एनाफेज खत्म होते ही क्या हो जाएगा, अब क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाएगा. मींस डिप्लॉइड सेल के केस में 2n से कितना हो जाएगा 4n, और हैप्लॉइड सेल में कितना हो जाएगा 1n से 2n. सो एट दिस स्टेज नाउ बोथ क्रोमोसोम नंबर भी कितना है 4n और डीएनए कंटेंट भी कितना है 4c है. एंड देन स्टूडेंट इन साइटोकाइनेसिस जैसे ही दो सेल बनेंगे तो अब क्या होगा, दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर. एक सेल में भी 2n क्रोमोसोम नंबर, दूसरे में भी 2n क्रोमोसोम नंबर, और डीएनए कंटेंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 2c. और हैप्लॉइड सेल है तो n नंबर हो जाएगा डिवाइड, और 1c करके क्रोमोसोमल कंटेंट डीएनए कंटेंट डिवाइड हो जाएगा. सो C वैल्यू इज बेसिकली नथिंग बट टोटल डीएनए कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज नॉट इन रिलेशन विद क्रोमोसोम नंबर. G1 स्टेज में तो दोनों का कोरिलेशन है कि डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम अगर सेल है तो नंबर भी डिप्लॉइड है, कंटेंट भी डिप्लॉइड है, पर लेकिन जैसे S स्टेज से निकलेंगे हम एकदम से क्रोमोसोमल कंटेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, नंबर सेम रह जाएगा. लेकिन जब M फेज में पहुंचेंगे, M फेज में जैसे एनाफेज स्टेज से निकलेंगे तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर से डबलिंग हो जाएगी नंबर की भी. तो दोनों इन टर्म्स ऑफ नंबर इट इज 4n, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इट इज 4c. और जैसे ही साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल बनेंगे, अगेन दे विल नंबर एंड अमाउंट ऑफ द डीएनए विल बी इक्वली डिवाइडेड. मिट बी C वैल्यू टॉपिक अभी भी समझ ना आया हो तो मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको. जैसे सपोज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन अवर डिप्लॉइड सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आर यू क्लियर विद हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल. हैप्लॉइड सेल क्या होता है, इनमें क्रोमोसोम नंबर का एक ही सेट होता है, और डिप्लॉइड सेल जिनमें दो सेट होते हैं. जैसे हमारे सेल में बात करें सोमेटिक सेल जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं.
23 का एक सेट है, 23 का दूसरा सेट है। जबकि हमारे स्पर्म्स या एग की बात करें जो ह्यूमन मेल या फीमेल में होते हैं, उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, एक ही सेट होता है। तो एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, दैट इज हैप्लॉइड सेल, और दो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, दैट इज डिप्लॉइड सेल। तो एक जनरल सा एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। सपोज ह्यूमन सेल में डिप्लॉइड सेल का एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज यहां पर 2n है, दैट इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स, और एक ऐसे ही डीएनए कंटेंट की बात करते हैं, जस्ट जनरल, दैट डीएनए कंटेंट मान लीजिए दैट इज 46 ग्राम। So just to understand, now what happened? G1 स्टेज में दोनों बराबर हैं, 46 in terms of number, 46 in terms of weight। लेकिन जैसे एस स्टेज से निकलेंगे, एस स्टेज से निकले पे क्या होगा? नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर तो क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 46, पर जो कंटेंट है, क्योंकि डुप्लीकेशन हुए है डीएनए की, 46 ग्राम नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? 92 ग्राम, डबल हो गया एकदम से। डिफरेंस आ गया अब यहां पर नंबर और वेट में। G2 स्टेज में सेम रहेगा, 46 एंड 92 ग्राम का डिफरेंस। जैसे ही एम फेज में एनाफेज स्टेज से निकलेंगे, नंबर भी अब क्या हो जाएगा? 92, और वेट तो पहले क्या था? दैट इज 92 ग्राम। दोनों वैल्यू अब आपस में बराबर आ गई। और जब अब लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगी, तो साइटोकाइनेसिस में दोनों का बराबर बंटवारा हो जाएगा। एक सेल में भी 46 क्रोमोसोम और 46 ग्राम डीएनए, और दूसरे सेल में भी 46 ग्राम नंबर क्रोमोसोम एंड 46 ग्राम डीएनए। 46 ग्राम मैंने जस्ट एग्जांपल समझने के लिए लिया, अदरवाइज ऐसा कोई है नहीं कि 46 ग्राम वेट होता है 46 क्रोमोसोम्स का। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, टू मेक कंसेप्ट मोर क्लियर। सो विद दिस एग्जांपल नाउ स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस सी वैल्यू। कि सी वैल्यू जब G1 शुरू होगा तो नंबर भी सेम है, सी वैल्यू भी सेम है। एस फेज में नंबर अदर उतने रह जाएगा, सी वैल्यू डबल हो जाएगी। और जैसे ही एम फेज में एना फेज से निकलेंगे, फिर से नंबर वाली वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर दोनों बराबर आ जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ वेट एज वेल। और लास्ट में साइटोकाइनेसिस के बाद दोनों में बराबर बंटवारा हो जाता है, नंबर का भी और डीएनए कंटेंट का भी। सो दिस इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज सी वैल्यू। सो विद दिस स्टूडेंट, our this topic of C value is complete, and with this also our video lecture is completed. In this video lecture we have discussed about first checkpoints and then C value. In next topic we will talk about now the M phase. Till then, take care. Thanks.